तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.4 हल करेंगे। ये इस पाठ की अंतिम प्रश्नावली है। इसका पहला प्रश्न है AP 121, 117, 113 का कौन सा सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। मतलब देखो ये श्रेणी घटती जा रही है, 121 बाद 17 आया, फिर 113 आया, ऐसे ही कम होते होते कहीं ना कहीं तो ये नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें बताना है कि कहाँ पहला पद जो ऋणात्मक आएगा वो कौन सा होगा, कौन से नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे देखो इसका पहला पद हमें दिया हुआ है 121 और इसका सारवंतर निकाल सकते हैं। सारवंतर D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 117 में से 121 घटा दो तो ये आ गया माइनस का 4। देखो इसका पहला पद पता लग गया और इसका सारवंतर पता लग गया। हम मान लेते हैं कि इसका nवां पद जो है ऋणात्मक होगा, तो माना an ऋणात्मक होगा। अब हमें n का मान निकालना है। देखो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, ये हमारा ऋणात्मक है। a हमें पता है 121 है, प्लस n माइनस 1 गुणा में d है हमारा माइनस 4, ये ऋणात्मक है। इसमें से 121 को हम दाहिनी तरफ ले जा सकते हैं या फिर इस ब्रैकेट को खोल के सरल कर लेते हैं। तो पहले हम सरल करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 121 यहाँ माइनस का 4n और प्लस का 4 छोटा है 0 से। 121 और 4 जोड़ देते हैं तो ये आ गया 125। 125 और इस 4n को, क्योंकि यहाँ माइनस का उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, छोटा है 4n से। अब इस n से अगर हम 125 को भाग कर दें, 125/4 तो ये आ जाएगा n। इसका मतलब n छोटा है 125/4 से। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि n बड़ा है 125/4। मतलब देखो यहाँ पता लगता है 125/4 छोटा है n से, और यहाँ पता लगता है कि n बड़ा है 125/4 से। क्योंकि n की तरफ ये साइन खुला हुआ है तो n बड़ा ही रहेगा हरदम। इसको हम भाग करते हैं। n बड़ा है, 4 से भाग किया, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। मतलब n 31.25 से बड़ा है। देखो n तो एक पूर्णांक होना चाहिए, तो n जो पहला अंक, n के बहुत सारे मान आएंगे, मतलब 32 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 34, कितने भी ले सकते हो। लेकिन जो पहली संख्या आएगी n का मान वो है 32। इसका मतलब 32 आ गया। तो इसका पूछा गया कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा। मतलब 32वां, 33वां, 34वां सारे ऋणात्मक आएंगे, लेकिन पहला कौन सा होगा, 32वां। तो इसका उत्तर क्या आएगा कि इस समांतर श्रेणी का 32वां पद ऋणात्मक होगा। प्रश्न 2, किसी AP के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, अर्थात A3 और A7 इनका योग 6 दिया हुआ है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D, क्योंकि A प्लस n माइनस 1 होता है तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ये बराबर हमें 6 दिया हुआ है। इसको अगर और सरल करते हैं, देखो a और a कितना हो जाएगा, 2a, और यहाँ 2d और 6d, तो यानी 8d बराबर 6 आ गया। पूरे समीकरण को देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सबको 2 से भाग कर सकते हैं। 2 से भाग किया तो आ गया a प्लस 4d बराबर 3। अब यहाँ पे आराम से हम a का मान d के रूप में निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम a का मान d के रूप में निकालते हैं, a बराबर 3 माइनस 4d। तो ये हमारे पास a का मान d के रूप में आ गया। अब प्रश्न को आगे देखते हैं। उनका गुणनफल 8 है, मतलब a3 और a7 का गुणनफल 8 है। a3 गुणा में a7 बराबर 8। तो देखो a3 कितना था, a प्लस 2d था, और a7 था a प्लस 6d, ये बराबर 8 है। यहाँ पे किसी भी जगह पे देखो a का मान कितना है, 3 माइनस 4d, यहाँ रख देते हैं ताकि a खत्म हो जाए और dd बच जाए हमारे पास। तो देखो a का मान रखते हैं हम 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d प्लस 2d, ये पहला ब्रैकेट आ गया। इस a की जगह हमने 3 माइनस 4d रख दिया, और यहाँ भी देखो a की जगह रखा 3 माइनस 4d और प्लस 6d बराबर 8। देखो यहाँ पहले वाले ब्रैकेट में बचेगा 3, तो ऐसे ही बच जाएगा माइनस 2d, क्योंकि ये 2d प्लस का है और ये 4d माइनस का है। यहाँ पे देखो ये 3 बचेगा, और यहाँ 6d प्लस का है, 4 माइनस का है, तो प्लस का 2d बच जाएगा बराबर 8। ये बन गया a माइनस बी, ये बन गया a प्लस बी।
a माइनस बी गुणा में a प्लस बी होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी 2d का वर्ग बराबर 8। 3 का वर्ग होता है 9, इस 9 को हम इधर ले आ सकते हैं 8 के पास, तो यहाँ बचेगा माइनस और 2 का वर्ग 4 और d का वर्ग ऐसे ही बचेगा बराबर 8 माइनस 9 अर्थात माइनस 4d का वर्ग बराबर माइनस का 1। दोनों तरफ से माइनस कट जाएंगे तो 4d का वर्ग बराबर 1, d का वर्ग बराबर 1/4 अर्थात d बराबर प्लस माइनस 1/2। यह आ गया d का मान। देखो यहाँ d के दो मान आ रहे हैं, एक प्लस का 1/2, एक माइनस 1/2। तो एक एक करके दोनों को हल करते हैं। पहला केस लेते हैं, यदि d बराबर 1/2 है तो यानी प्लस का 1/2 है, देखो a कितना आएगा, a बराबर इस समीकरण से निकाल सकते हैं हम 3 माइनस 4 गुणा 1/2, 2 से 2 4 कट गया, 3 माइनस 2 1, a बराबर 1 आ गया, a 1 आ गया और d 1/2। अब पूछा क्या गया हमसे, 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं हम, S16 बराबर 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 गुणा में d। 16/2 8 आ गया, 2 गुणा में a तो हमारा 1 है, प्लस 15 गुणा में d, d हमने लिया 1/2। इसको हल करते हैं, 8 को इससे गुणा किया 16 आ गए, 8 ऐसे रहने देते पहले, बाद में करेंगे। 2 प्लस इससे 2 से काटा तो ये 7.5 आ जाएगा, ये 7.5। अब इसको हल कर लेते हैं, 8 गुणा में 9.5, इनको गुणा किया, 8 पंजे 40, 0 आ जाएगा और 8 में 72, 72 और 4 76, इस तरह 76 आ गया, 76.0 मतलब 76 आ गया। अब दूसरा केस लेते हैं, d तो प्लस माइनस 1 था ना, कि यदि d बराबर माइनस का 1/2 होता, तो देखो वापिस आते हैं इस समीकरण में, फिर a क्या होता, फिर a होता 3 माइनस 4 गुणा में माइनस 1/2, फिर ये दो से काट देते 4 को, ये भी माइनस का और यहाँ देखो माइनस है तो ये प्लस का हो जाता, अर्थात 3 प्लस 2 हो जाता, तो a का मान आता 5। उस स्थिति में 16 पदों का जो योग होता 16/2, यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे d हमारे पास है 16 माइनस यानी 15d, d हमारे पास है यहाँ पे माइनस का 1/2, ये आता। इसको हल करके हम यहाँ निकाल सकते हैं दूसरे केस में। तो यहाँ पे देखो 8 है गुणा में 2 गुणा a तो 5 हो गया है, प्लस इसे फिर से काट दिया हमने तो ये 7.5 आया, लेकिन माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आएगा माइनस 7.5। तो देखो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 8 गुणा में ये 2 गुणा 5 10 हो गया, 10 में 7.5 घटाया 2.5 आ गया। 8 को गुणा किया, 25 अट्ठे कितना 200 मतलब 20.0, अर्थात 20 आ गया इसका हल। तो 20 इसका जोड़ आ गया 20 16 पदों का, और पहले वाले केस 16 पदों का जोड़ 76। प्रश्न 3, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो चित्र में यहाँ दिखाया गया है, डंडे की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर, देखो यहाँ दिया है 45 सेंटीमीटर, ये 45 सेंटीमीटर नीले रंग का जो दिख रहा है डंडा है वो, और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर, यहाँ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच 2.5 मीटर है तो डंडे बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। देखो हर 25 सेंटीमीटर के बाद एक डंडा आता है, यहाँ से देखो चलिए हम 25 के बाद एक डंडा आ गया, यहाँ से ही 25 के बाद एक डंडा, अगले 25 के बाद एक डंडा आएगा, और पूरी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर दी हुई है। इस 2.5 मीटर को अगर हम 25 से भाग कर दें, 25 सेंटीमीटर से भाग कर दें, तो ये पता लग जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डंडे आएंगे, और साथ में एक डंडा और ये वाला है, तो इसे जोड़ के हम कुल डंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पहले निकालेंगे हम डंडों की संख्या, डंडों की संख्या ये आ जाएगी 2.5 मीटर मतलब 250 सेंटीमीटर बटे में 25 सेंटीमीटर, और प्लस एक इसलिए किया क्योंकि सबसे नीचे भी एक डंडा है, इसके ऊपर जो आएगा 2.5 मीटर को डिवाइड करने पे आएगा ये, और साथ में ये लास्ट वाला डंडा। तो देखो इससे काटा हमने तो ये 10 आ गया, और साथ में 1 यानी 11 डंडे कुल हैं यहाँ पे। अब हम ऐसे मान सकते हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सबसे छोटा पद क्या होगा इसका, जो पहला पद लिया है हमने वो है 25 सेंटीमीटर,
और जो अंतिम पद है मतलब 11वां पद ऐसे बढ़ता जाएगा ना, 25 है, फिर अगला कुछ आएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे हम, और अंतिम पद जो आएगा वो है a11 बराबर 45 है, क्योंकि समान रूप से बढ़ रहा है। तो इस तरह ये समांतर श्रेणी है क्योंकि समान रूप से बढ़ रहा है। इसका पहला पद पता है हमें और 11वां पद पता है। हमें इन दंडों की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। कुल लंबाई मतलब इन सभी पदों का 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो अगर हम 11 पदों का योग निकालते हैं तो 11/2 a प्लस ए एन होता है। यहाँ डी की जरूरत भी नहीं पड़ती हमें, हमें पहले ही पता है 11 है, 11/2 ए पता है पहला पद यानी 25 है, और ए एन मतलब 11वां पद 45 है। तो इन दोनों को करके हम निकाल सकते हैं, इन दोनों को हल करके 25 और 45 को जोड़ते हैं 70 आ जाएगा। इस 70 को 2 से काटेंगे तो 35 आ गया। 35 को 11 से गुणा करेंगे, 11 × 55 और 11 × 33 और 5 38। तो इतने सेंटीमीटर कुल लंबाई होगी जो डंडे हमने लगाए सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए। प्रश्न 4, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से लेकर 49 तक अंकित किया गया है। मतलब मकान के जो ऊपर जो नंबर डाले गए 1 से लेकर 49 तक पड़े हुए नंबर। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले वाले मकानों की संख्या का योग, अर्थात मान लो अगर ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 इस तरह से, यहाँ बीच में कहीं x आता है और फिर उसके बाद इसके बाद नंबर आएंगे अगले और फिर 49 आएगा। x बीच में कोई संख्या है तो यहाँ दिया है x से अंकित मकान से पहले वाले मकानों की संख्या, मतलब इससे पहले वाले मकानों की संख्या, इनकी बात कर रहे हैं, इनकी संख्या का योग मतलब इनका योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है, इसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्योंकि सब लगातार यहाँ संख्याएं दी लगातार 1 के बाद 2 2 के बाद 3 है। अगर इसका हम पहला पद लेते हैं 1, देखो पहला पद ये हुआ 1 ना, और इसका सार्वंतर भी d 1 ही आएगा क्योंकि 1 1 बढ़ गए, ये 2 में से 1 गया 1 ही आएगा। सार्वंतर पता लग गया, ये पता लग गया। अब देखो हमें अगर इसका योग निकालना है तो ये कितने पद हैं यहाँ पे, ये तो x1 नंबर है, जैसे यहाँ 3 पे तीसरा नंबर है तो x पे x1 नंबर होगा, तो x से पहले वाले तक का निकालना है, मतलब हमें जोड़ निकालना है x - 1 पदों का निकालना है। तो हमारे पास देखो ये सारा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या निकालना है, x पदों का योग पूरे योग में से घटा देना है, अर्थात पूरा योग कितना होगा 49 पदों का, उसमें से x पदों का योग घटा देना है। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो, इस पूरे योग में से अगर हम x पदों का योग यानी सिर्फ इतना घटा देते हैं तो देखो ये बाद वाली संख्याएं आ जाएंगी सारी। इसको हल करके हम प्राप्त कर सकते हैं x का मान कितना होगा। देखो यहाँ सूत्र लगाते हैं, x/1 मतलब x - 1/2, यहाँ पे आएगा 2a प्लस x - 1 - 1 गुणा में d, ये आ गया बराबर 49 पदों के लिए 49/2, यहाँ 2a प्लस 49 - 1 गुणा में d, और लास्ट में x पदों के लिए x/2 2a प्लस x - 1 गुणा में d, ये आ गया। अब इसको सरल करते हैं, सबके मान रखते हैं ताकि सरल हो जाए। x - 1/2, a का मान 1 है और d का मान भी 1 है, तो ये आ गया 2 प्लस यहाँ पे आएगा x - 2, देखो यहाँ x - 2 बन गया क्योंकि d का मान तो 1 है, छोड़ देंगे उसको। 49/2 ये आ गया, 2 गुणा a मतलब 2 प्लस 49 में से 1 क्या 48 बचेगा, और d का मान तो 1 है, माइनस यहाँ x/2 आएगा, यहाँ पे देखो 2 प्लस यहाँ x - 1, इस तरह से आ गया। इसे एक बार और सरल करते हैं ताकि इसको हम हल कर सकें। देखो x - 1 ऐसे ही आ गया, इस 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, बराबर यहाँ 49/2 है, यहाँ पे देखो 2 और 48 50 हो गया, माइनस यहाँ माइनस था, माइनस x/2, और यहाँ पे देखो 2 ये प्लस का है और ये एक माइनस का है, तो ये बचेगा x + 1। देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, कॉमन लेके काट सकते हैं, और जो संख्याएं बची हैं उनको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुणा होगा x - 1 को x से गुणा करेंगे तो आएगा x² - x, बराबर यहाँ 49 को 50 से गुणा करेंगे, 0 ऐसे ही आ गया, 5 × 45 का 5 और 5 चौक 20 और 4 24, माइनस x को x + 1 से गुणा करेंगे तो आएगा x² क्योंकि बाहर माइनस है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -x।
अब देखो यहाँ पे भी माइनस एक्स है, यहाँ भी माइनस एक्स है। अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस एक्स हो जाएगा, कट जाएगा इससे। तो हमारा बचेगा क्या, इस वाले एक्स स्क्वायर को यहाँ लाएंगे और यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x² बराबर 2450। इस 2 से भाग किया हमने तो बचेगा x² बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 25। तो x बराबर क्या आएगा, वर्गमूल 1225। वर्गमूल लेते वक्त हरदम प्लस माइनस लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि संख्याएं सारी धनात्मक हैं, x हमारा धनात्मक है। 1225 को हम चाहें तो ऐसे गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 35। देखो जो 5 इनके लास्ट में होता है, जैसे 35 है, 35 का वर्ग कैसे निकालते हैं, 3 के बाद क्या आता है 4, तो इसको 3 को 4 से गुणा किया तो आ गया 12 और 5 का वर्ग 25, ऐसे रख सकते हैं। जैसे मान लो 55 का वर्ग निकालना है अगर तुम्हें, तो 5 के बाद आता है 6, तो 5 गुणा 6 30 आ गया और साथ में 25, ये आ गया 55 का वर्ग। तो इससे देखो डायरेक्ट पता लगा, 3 चौक 12 ये आ गया, हमने 35 डायरेक्ट निकाल लिया। ऐसे भी कर सकते हैं। हमें निकालना था x का मान, तो x का मान आ गया 35 और इस तरह से ये उत्तर आ गया। प्रश्न 5, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा है, तो यहाँ दिखाया गया है। इसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। अगर मान लेते हैं ये पहली सीढ़ी है हमारी, तो इसकी लंबाई 50 मीटर, मतलब इसकी लंबाई ये 50 मीटर दी हुई है। वह ठोस कंक्रीट की ही बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी 1/4 मीटर चढ़ाई की है, मतलब इसकी ऊंचाई 1/4 मीटर है। तो देखो इसको ऐसे ले सकते हैं, ये 1/4 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। इस तरह से ये इसकी ऊंचाई हो गई 1/4, ये 1/4 मीटर है ये हाइट। और साथ में फैलाव 1/2 मीटर है, मतलब इसके ये फैलाव है जिस पे हम पैर रखेंगे, ये 1/2 मीटर दिया हुआ है। अगर हम अगली सीढ़ी निकालते हैं, देखो अगली सीढ़ी क्या होगी, अगली सीढ़ी थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची होगी। ये देखो ऐसे होगी, ये इसकी अगली सीढ़ी आ गई। यहाँ से देखो ये अगली सीढ़ी है, जितनी ऊंची पहली थी उतनी ऊंची अगली भी आ गई। इसका देखिए इसकी ऊंचाई कितनी थी, ये 1/4 दी हुई थी। इसकी भी जो चढ़ाई 1/4 है ये, तो कुल चढ़ाई कितनी होगी, ये 1/4 और 1/4, ये 2/4 हो गई ना। ऐसे ये तीसरी सीढ़ी की बात करते हैं, उसमें थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 1/4 और जाएगा। तो तीसरी सीढ़ी ऐसे निकालेंगे ना हम, तीसरी सीढ़ी में क्या होगा, 1/4 और बढ़ जाएगा, सीढ़ी थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। इस तरह हर बार ये उसकी चढ़ाई ही बढ़ती जाएगी, ये लंबाई और ये चौड़ाई बराबर रहेगी। तो अगर इसे हम सीरीज में देखें, यानी श्रेणी में देखें, तो 15 कुल सीढ़ियाँ हैं। जो पहली सीढ़ी होगी उसका जो आयतन होगा, पहली सीढ़ी का आयतन A1 जो होगा, लंबाई मतलब 50 गुणा में चौड़ाई 1/2 और गुणा में इसकी जो चढ़ाई है, चढ़ाई मतलब ऊंचाई 1/4 होगी। अगर हम दूसरी सीढ़ी की बात करें, उसमें क्या चीज़ बढ़ी है, सिर्फ ये ऊंचाई, बाकी सब सेम रहा है ना, 50 गुणा 1/2 गुणा में 2/4। ऐसे तीसरी सीढ़ी देखेंगे हम, तीसरी में ये 50 चौड़ाई, लंबाई एक जैसी है, चौड़ाई वही 1/2 है और यहाँ पे 3/4 हो जाएगी। इस तरह ये 15 पदों का एक समांतर श्रेणी बन जाएगी, A1, A2, A3 और A15। हमें निकालना क्या है, कुल कंक्रीट का आयतन, इन सब का आयतन निकालना है, अर्थात ये 15 पदों के योग निकालने हैं, हमें 15 पदों का योग निकालना है। तो देखो इसमें सार्वत्तर निकाल लेते हैं हम, D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 है हमारा 50 गुणा में 1/2 गुणा में 1/4 गुणा में 2/4, क्योंकि तो यहाँ 2/4 है, माइनस 50 गुणा में 1/2 गुणा में 1/4। 50 गुणा 1/2 सेम है दोनों में, तो 50 गुणा 1/2 कॉमन ले लिया, 2/4 माइनस 1/4, तो ये बचेगा 1/4। ये हमारा सार्वंतर आ गया। अब हम निकालते हैं 15 पदों का योग। देखो 15 पदों का योग यानी कि कुल आयतन बराबर 15/2, 2 गुणा में पहला पद, 2a होता है यहाँ पे ना, चलो पहले सूत्र लिख लेते हैं हम, 2a प्लस 15 माइनस 1 गुणा में d, पहले सूत्र लिख लेते हैं। अब इनके मान रखते हैं हम, तो देखो 15/2 गुणा में 2 गुणा a हमारा पहला पद था, देखो यहाँ पहला पद है 50 गुणा में 1/2, 50 गुणा 1/2 गुणा में 1/4 प्लस 14 गुणा में d हमने कितना निकाला, ये रहा d, 50 गुणा में 1/2 गुणा में 1/4, ये आ गया। अब इनको हम सरल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 50 गुणा 1/4, इस 2 से इस 14 कट गया 7, 50 गुणा 1/4। इस तरह हम 50 गुणा 1/4 बाहर निकाल सकते हैं,
15/2 गुणा में 50 गुणा में 4 निकाल लिया। अंदर बचेगा हमारे पास, पहले में बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 7 गुणा में 1, मतलब 7 ही बचेगा। तो यहाँ 8 आ जाएगा, इस 2 से काट देते 50 को, यहाँ 25 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आएगा, 15 गुणा में 25 और गुणा 1/4 और अंदर क्या बचा है 8, तो ये 8 भी कट जाएगा इससे, 4 दूनी 8, 25 को 2 से गुणा किया 50 आ गया। तो 15 गुणा 50 हमारा आंसर आएगा। 15 × 5 = 75, 750 आ गया, यानी इतने मीटर क्यूब उसका आयतन आ जाएगा।